जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो अपने पढ़ रहे थे इतिहास मारवाड़ का। मारवाड़ राठौड़ वंश। जैसा कि आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है गाइज, आप यहां जानेंगे। वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है। हाँ ठीक है। तो यहां पर मारवाड़ के राठौड़ वंश में आप जानेंगे कि ये हमारे सामने जो शख्स हैं, इनका नाम है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। और 1438 ईस्वी से 89 ईस्वी तक राव जोधा जो है, इन्हें क्या कहा जाता है? राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। यह बात किसने कही? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने। राठौड़ वंश का प्रथम पराक्रमी शासक, यह बात किसने कही? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। या इनके साथ इसको कर्नल टोड भी यह बात कहता है। कर्नल टोड, दोनों के द्वारा कही गई। या अपने कहें मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक जोधा था। तो यह बात कौन कहता है? यह भी ओझा कहता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखना है कि राव जोधा जो था, यह अपने पिता रणमल, अपने बात कही थी, जोधा भाग सके तो भाग जा, थारो रणमल मारियो जाए। अब जोधा भागा और भागता भागता राव जोधा पहुंच गया काहुनी गांव। कहां पहुंचा था? काहुनी गांव। अपने बात काहुनी गांव से आगे से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा था। राठौड़ वंश का प्रथम पराक्रमी शासक भी जो है, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक राव जोधा था। यह बात डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कही है। फिर राठौड़ वंश का प्रथम पराक्रमी शासक भी राव जोधा था, यह बात इन दो व्यक्तियों ने कही है। और राठौड़ वंश में या मारवाड़ में सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक भी राव जोधा था, यह बात ओझा ने कही है। अब आपसे पूछे कि सामंत प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो आपको पिछले वीडियो में याद कराया था मैंने, राव चूड़ा। किसने की थी? राव चूड़ा ने। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए सामंत प्रथा राव चूड़ा ने शुरू की थी, राव चूड़ा ने शुरू की थी, तो यह आपके पास में एक प्रश्न अच्छा बन जाएगा कि सामंत प्रथा जो है वह शुरुआत किसने की थी। हां, लैपटॉप में नहीं चलता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह हमारे सामने जो तस्वीर है, यह किसकी है? पहले इनके बारे में बात करते हैं। एक प्रश्न और बता देता हूं मैं। 1438 से 89 सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला शासन, मतलब राठौड़ों में सर्वाधिक वर्षों तक शासन किया। ठीक है, राव जोधा पहला ऐसा शासक था जिसने सबसे ज्यादा वर्षों तक शासन किया था जोधपुर के इतिहास में। यह कौन है? आइए बात करते हैं।
इनका नाम है हड़बूजी। हड़बूजी, हड़बूजी क्या थे? इन्हें कहा जाता था वचन सिद्ध पुरुष। इन्हें कहा जाता था वचन सिद्ध पुरुष के अलावा शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता वचन सिद्ध पुरुष कहा गया है, शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा गया है। किसे कहा गया है? ये कहा गया हड़बूजी को है। किसे कहा गया है? हड़बूजी को कहा गया है। अब यहां पर अपने बात करें, इनका जो वाहन होता था, इस वाहन को कहते थे सियार। सियार इनका वाहन था। ठीक है, अपने बात क्या कर रहे थे कि राव जोधा जो था, राव जोधा मेवाड़ पिता, सॉरी रणमल के थे। राव जोधा पिता रणमल की हत्या के बाद काहुनी गांव बीकानेर पहुंचा। अब क्या है, ये है मंडोर। क्या है? मंडोर। यहां पर बैठा है अक्का सिसोदिया, और कौन था? आहाड़ा हिंगोला। ठीक है, ये यहां पर दो जने बैठे हुए हैं। और इधर अपने बात करें, ये राव जोधा है। राव जोधा जब भी इस पर आक्रमण करे, क्या करे? मंडोर पर आक्रमण, तो ये बार बार हार जाता था, बार बार हार जाता था, जीत नहीं पाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि राव जोधा जो है वह भूख प्यास से ग्रसित थे, और एक बूढ़ी महिला के पास गए, दरवाजा खटखटाया, बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोला और कहा कि बोलिए, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दोगे आप? महिला ने कहा ठीक है, आओ खाइए। तो महिला ने उस दिन खिचड़ी बनाई थी। क्या बनाई थी? खिचड़ी। अब खिचड़ी जो थी वो जोधा को उसने एक प्लेट में परोस दी। जैसे मान लीजिए कि ये पूरी खिचड़ी से भरी हुई है। ठीक है, ये थाली के अंदर खिचड़ी डाल दिया, थाली भर कर लाई रखी खिचड़ो। तो वो बूढ़ी महिला ने खिचड़ी पकड़ाई। अब राव जोधा ने जैसे ही खाने की कोशिश की, उसने बीच में हाथ डाल दिया, यहां से टुकड़ा उठाया। जैसे टुकड़ा उठाया तो उसके जोधा के हाथ जल गए। तो महिला क्या बोलती है, अरे मूर्ख है क्या, तू भी जोधा की तरह निकला, खाना भी नहीं खाना आता तुझे। राव जोधा ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ कि ये मेरे बारे में कैसे जानती है और ऐसा ये क्यों बोल रही है। तो राव जोधा ने कहा, आप जोधा के बारे में क्या बता रही है कि जोधा मूर्ख ही तो है। जब भी वो आक्रमण करता है वो डायरेक्ट मंडोर पर आक्रमण करता है। अरे कम से कम जब हमें खाना खा रहे हैं तो किनारे किनारे से पहले खाना चाहिए। तब उसे यह अकल आई कि मंडोर पर आक्रमण करने की बजाय अगर मैं उसके बाहरी क्षेत्र पर पहले आक्रमण करके विजय प्राप्त कर लूं तो अंदर वाला तो क्षेत्र अपना ही होगा। ये बात बताई उस बुढ़िया ने। उसके बाद में क्या करते हैं, राव जोधा जो है वह हड़बूजी जो वचन सिद्ध पुरुष और शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, इनके पास पहुंचे और हड़बूजी से राव जोधा ने आशीर्वाद लिया। तो मैं यहां से कह देता हूं कि हड़बूजी से राव जोधा ने आशीर्वाद लिया। अब हड़बूजी से जब राव जोधा ने आशीर्वाद लिया तो यहां पर क्या होता है कि हड़बूजी जो है वह इनको एक कटार भेंट करते हैं। राव जोधा को क्या देते हैं? कटार। कटार दी। ठीक है, और इनको दी राई। क्या दी? राई। कटार दी और क्या दी? कि आप जहां जहां जाओगे
वहां वहां इस राई को बिखेर देना है और वो सारा क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। ये बात कह दी किसने? हड़बू ने। अब यहां से धरकुंचा धरमंजला राव जोधा जाता है और मंडोर के भारी भारी क्षेत्र पर वो राय बिखेरता है और वो सारा का सारा साम्राज्य वो जीत लेता है। 1453 ईस्वी में राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से 1453 ईस्वी में आहाड़ा हिंगोला व अक्का सिसोदिया को हराकर राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से 1453 ईस्वी में आहाड़ा हिंगोला व अक्का सिसोदिया को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं राव जोधा हड़बू जी के आशीर्वाद से 1453 ईस्वी में। कब? 1453 ईस्वी में आहाड़ा हिंगोला व अक्का सिसोदिया को हराकर मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार कर लेते हैं? मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ हाँ, हड़बू जी 5 पीर वाले ही हैं, देवकन्या जी, बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब अपने आगे बात करते हैं कार्य सिद्धि के उपरांत राव जोधा ने हड़बू जी को उपहार स्वरूप बेंगटी गांव जोधपुर दिया। अब क्या था, कुंभा जो था वह बार बार मंडोर पर अपना आधिपत्य रख रहा था और वह इनको परेशान कर रहा था। तो भाई आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। इधर जोधा है और इधर कुंभा है। कुंभा परेशान किसको कर रहा है? जोधा को। जोधा गया अपनी भुआ हंसाबाई के पास। हंसाबाई को कहा कि हे बुआ, मैं थारा मेवाड़ में कहीं दुख कर दियो, मार पिता की सजा मान क्यों मिल रही है? तो भाई हंसाबाई बोली ठीक भतीजा, मैं जाके बात करती हूं। हंसाबाई ने कहा कुंभा को कि हे कुंभा, मैं मारवाड़ के राजघराने से हूं और मेरी शादी जो है आपके मेवाड़ राजघराने में हुई है। आप मेरे भतीजे राव जोधा को परेशान कर रहे हैं, तो आप आपस में मिलकर कोई समझौता, कोई रास्ता निकालिए। तो कुंभा ने कहा ठीक है, सोचते हैं। तब हंसाबाई ने एक संदेशवाहक हांसिया चारण के माध्यम से जोधा को संदेश भिजवाया। तो अगर मैं कहूं कि कुंभा और जोधा की लड़ाई चल रही थी, इन दोनों के मध्य मध्यस्थता किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। किसने करवाई थी? हंसाबाई ने। क्या मध्यस्थता हुई थी? आइए देखते हैं।
53 ईस्वी में आवड़ बावड़ की संधि हुई। इस संधि का केंद्र बिंदु सोजत पाली था। आवड़ बावड़ की संधि दो व्यक्तियों के मध्य हुई, एक तरफ मारवाड़ रियासत और एक तरफ मेवाड़ रियासत। आप देखेंगे मारवाड़ के राजा कौन है, राव जोधा हैं, और मेवाड़ के राजा राणा कुंभा है। कुंभा का एक पुत्र था, पुत्र रायमल, और राव जोधा के पुत्री थी श्रृंगारी देवी। हुआ क्या, श्रृंगारी देवी का रायमल से कर दिया विवाह, और श्रृंगारी देवी ने मेवाड़ में गोसुंडी बावड़ी बनवाई। कोई बात नहीं मैडम। हाँ हाँ, आज तो वो वहां चले गए सारे ही, वहां चले गए तारानगर। हाँ हाँ, वो वहां करेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे। मेवाड़ में घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। मेवाड़ में कौन सी बावड़ी का निर्माण करवाया, गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। अब अपने यहां देखते हैं कि जो ये गोसुंडी बावड़ी है, यहां से हमें वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है, जानकारी, ठीक है, या वैष्णव को अपने भागवत भी बोल देते हैं, भागवत या वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। ये बात तो उधर की उधर चली गई। आखिर आवड़ बावड़ की संधि हुई क्यों, क्या कारण था आवड़ बावड़ की संधि, पूछा जाए कब हुई, तो मैं आपको बताता हूं। कुंभा की लड़की ने रायमल को बोल दिया 143, क्या बोल दिया 143, और कुंभा ने बोल दिया जोधा को 143। आप 143 याद रखो, 1 और 4 5, ये लो भाई, ठीक है, 1 और 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं, ये लो, ठीक है। 1453 ईस्वी, ये बात होगी राव जोधा और राणा कुंभा, ठीक है। हाँ, अब देखें बात क्या होती है आगे की। इधर ये इस प्रकार से मैंने एक बाउंड्री खींच दी, ये बाउंड्री है। इधर ये जो पेड़ है, ये पेड़ है आम के, आम यानी मेवाड़, और इधर जो पेड़ है, ये पेड़ है बबुल के, बबुल यानी मारवाड़, और ये है केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु का नाम है सोजत पाली, ठीक है। अब कहा गया भाई इसका केंद्र बिंदु ये, जिधर जिधर बबुल है वो कहलाएगा मारवाड़, जिधर जिधर आम है वो कहलाएगा मेवाड़, जिधर आम है वो मेवाड़ और जिधर बबुल है वो मारवाड़। तो आवड़ बावड़ संधि का मुख्य कारण क्या था, मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण करना, न कि दोनों की शादी करना। हाँ, कोई बात नहीं दयानंद सुंदा जी, मिलेंगे अपने। तो अपने यहां पर देखते हैं
कि 1453 ईस्वी में कौन सी संधि हो रही है? आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि? आवड़ बावड़ की संधि। आवड़ बावड़ संधि का प्रमुख कारण क्या है? यहां लिखता हूं मैं, आवड़ बावड़ संधि का प्रमुख कारण मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण तय करना। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण तय करना। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा का निर्धारण तय करना क्या था? आवड़ बावड़ की संधि का प्रमुख कारण था। समझ गए? इसी संधि के तहत नोट लगाकर लिखोगे, इसी संधि के तहत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगारी देवी का विवाह जोधा के पुत्र रायमल से कर दिया। राव जोधा का राज्याभिषेक बगड़ी के सरदार अखेराज ने अपना अंगूठा चीरकर किया। जोधपुर शासकों का राज तिलक श्रृंगार चौकी पर होता था। फिर ये सरदार सिंह के समय जो है ये परंपरा समाप्त हो जाती है धीरे धीरे। सॉरी, कुंभा का पुत्र क्या? ठीक 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 ठीक, ओके ओके, सॉरी शक्तिमान, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। ठीक है, आपकी बात लिख दी मैंने, ठीक है ना? हाँ, सबकी बात ठीक है। अब यहां पर ये विवाह भी हो गया, जोधा का राज तिलक भी हो गया। अब जोधा क्या करता है? आइए, फोन बहुत आ रहे हैं, बात करी रहे। अब देखते हैं इधर 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा ने शनिवार के दिन जोधपुर शहर बसाया तथा जोधपुर को राजधानी बनाया। अब आपसे जोधपुर शहर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो जोधपुर के संस्थापक कौन है? राव जोधा। जोधपुर जिसे नीला शहर कहते हैं, जोधपुर जिसे ब्लू सिटी कहते हैं, जोधपुर राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार
नीला शहर, ब्लू सिटी, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार। उसके अलावा बात करें अपने नीला शहर, ब्लू सिटी, राजस्थान में मरुस्थल का प्रवेश द्वार, और सांस्कृतिक विरासत का शहर, सांस्कृतिक विरासत का शहर, सूर्य नगरी के नाम से विख्यात, सूर्य नगरी या इसे ही सन सिटी कहा जाता था, सन सिटी, या सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है राजस्थान की, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, या इसे ही जोधपुर को जोधाना क्या कहते थे, जोधाना। ठीक है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं यहां एक उगता हुआ सूर्य दिखाई दे रहा है आपको, तो इसे सन सिटी, उगता हुआ सूर्य सबसे पहले धौलपुर में दिखाई देता है, इसका नाम सन सिटी था। और जो ये आपको दुर्ग दिखाई दे रहा है, ये दुर्ग है मेहरानगढ़, और मेहरानगढ़ दुर्ग की ये तलहटी में सफेद संगमरमर से दिखाई दे रहा है, ये जसवंतथड़ा है। ये सब आगे की बातें हैं, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग तो जोधा ने बनाया था, तो इसलिए वो तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने को। ठीक है, सूर्य नगरी सन सिटी कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है, ब्लू सिटी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। वो जिला कौन सा है, जोधपुर। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, देखो एक व्यक्ति दो पैरों से चला, एक व्यक्ति दो पैरों से चला, एक दो करते हुए, तो एक चार हो गया, एक चार को जोड़ा तो पांच हो गया, पांच चार को जोड़ा तो 9 हो गया। अरे 12 मई 1459 को किसकी स्थापना हुई है जी, 12 मई 1459 को शनिवार के दिन। जोधपुर कब घूमने जाएंगे अपने, शनिवार के दिन। मेरे साथ कब चलोगे जोधपुर बताओ, कल शनिवार, शनिवार की रात जोधपुर के साथ। हाँ आ रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपको याद रहेगा शनिवार के दिन अपने कहां चलेंगे, जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट। जोधा ने अमराचारण की सहायता से अपनी धर्म बहन करणी जी को जोधपुर बुलाया। ये है चिड़िया टूक पहाड़ी। इस चिड़िया टूक पहाड़ी पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। इस मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको अगर ये दिखाई दे रहा है, ये, और दिखाई दे रहा है ये, तो ये तो है नागनेची माता मंदिर, और ये है चामुंडा माता मंदिर। ठीक है, दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है, इसे मयूर ध्वज कहते हैं,
इसे काग मुखी कहते हैं, इसे सूर्यमुखी कहते हैं। मयूर ध्वज, कागमुखी, सूर्यमुखी, मेहरानगढ़ दुर्ग, गढ़ चिंतामणि इसका प्रमुख नाम भी रहा है। क्या रहा है? गढ़ चिंतामणि, गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। ठीक है, देखो जब जोधा ने कहा कि मुझे दुर्ग बनाना है, तो जो इनके सैनिक थे वो सबसे पहले ढूंढते ढूंढते पहुंच गए बालीनाथ की जो गुफा थी उस पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी जिसे बोलते हैं। कौन सी पहाड़ी पर गए? मसूरिया पहाड़ी पर। तो वहां पर देखा कि वहां पर तो बालीनाथ जी की गुफा है, रामदेव जी का मंदिर है। तो राव जोधा ने कहा हम यहां पर दुर्ग नहीं बनाएंगे। फिर सैनिकों को कहा तो वो ढूंढते ढूंढते पहुंचे चिड़िया टूक पहाड़ी पर। यहां पर कहते हैं कि चिड़ियानाथ जी नामक एक संत रहा करते थे, और उनको जो है कहा गया कि आप यहां से चले जाओ, हम यहां दुर्ग बनाएंगे। तब उन्होंने अभिशाप भी दिया था, और ये दुर्ग बनने में काफी मुश्किलात भी आई थी, लेकिन करनी माता के आशीर्वाद से इस दुर्ग का निर्माण हुआ। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर प्रसिद्ध तोपें हैं, प्रसिद्ध तोपें जैसे शंभू बाण, धूड़धानी, कड़क बिजली, गजनी खां। ठीक है, ऐसी ये प्रसिद्ध तोपें रही हैं। और इसकी नींव में राजा राम कड़ेला नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था, वो अलग बात है। चामुंडा माता मंदिर में एक बार भगदड़ मची थी नवरात्रों के अवसर पर, तो यहां पर कुछ लोग मारे गए। तो 30 सितंबर 2008 को जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। ये अपने दुर्ग के अंदर इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। राव जोधा ने दिल्ली सुल्तान बहलोल लोदी को हराया, बहलोल लोदी को हराया। राव जोधा ने दिल्ली सुल्तान बहलोल लोदी को हराया। जोधा की पत्नी जसमादे इन्होंने रानीसर तालाब, रानीसर तालाब बनवाया। क्या बनवाया? रानीसर तालाब बनवाया। जोधा ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और पदम सेठ को उठा लाए। पदम सेठ ने जोधा को अत्यधिक धन दिया। जोधा ने पदम सागर तालाब बनाया। जोधा ने राव सातल को उत्तराधिकारी घोषित किया और बीका को द्रोणपुर की जागीर दी, जागीर दी। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा शुरू से
फिर मैं आपको बताता हूं, लिखना स्टार्ट कीजिए यहां से। अब अपने जोधा के सहयोगी कांधल, वरजांग और वेरी साल, जोधा की जोधा को कुंभा के पुत्र उदा ने, कुंभा के पुत्र उदा ने सांभर व अजमेर दिया। जोधा की मृत्यु 1489 ईस्वी। अब यहां पर उत्तराधिकारी शासक सातर को घोषित कर दिया जाता है। बीका को द्रोणपुर की जागीर दी जाती है। बीका नाराज हो जाता है, वह अपने चाचा को लेकर बीकानेर आ जाता है। इसी कहानी को जानने के लिए बने रहे कल के एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।